नमस्कार, मैं मनीष आज आपके बीच इनकम टैक्स के संबंध में बात करने आया हूं। आज आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई। जिस संविधान के तहत आपको क्या क्या अधिकार मिलते हैं उसके संबंध में मैं कभी और बात करूंगा, लेकिन संविधान के तहत जो राजनीतिक परिधि लिखी जाती है हमारे लोगों के लिए, भारत के आम नागरिकों के लिए, उस पे मैं बात करने आया हूं और उस संबंध में इनकम टैक्स को लेकर मैं एक बात कहने आया हूं। इनकम टैक्स आयकर यानी आय जो आपकी है उसमें जो आप कर देते हैं उसे इनकम टैक्स या आयकर कहते हैं। आयकर वही विषय है जिसमें आप देश की उन्नति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं और आप देश की उन्नति के लिए अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा देश के उन लोगों को देते हैं जो संसद के द्वारा चुने जाते हैं और उनकी जिम्मेवारी होती है कि हमारे देश को एक बेहतर राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने के लिए वो काम करें, जिससे देश की उन्नति और उसके भाग्य का फैसला होता रहे। जी हाँ, मैं आज उसी संबंध में यह बात कहने आया हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आकर खड़ी हो जाती है कि भारत में जो आयकरदाता हैं उनके ऊपर ही सरकार और शिकंजा कसती है, उनके ऊपर ही लगाम लगाए जाते हैं, उनके ऊपर ही कानून व्यवस्था बनाई जाती है। जबकि एक वर्ग ऐसा है जिसे आप देख ले कि लगभग 80 करोड़ परिवार को आज मुफ्त अनाज दे रही है सरकार, इसलिए कि वो लोग इस देश के कंट्रीब्यूशन में नहीं आते हैं, वो देश की तरक्की में भागीदार नहीं हैं। खैर, इसमें बहुत सारी बातें निकल कर के सामने आएंगी। आप समझ के देखिए, हम कर का भुगतान जो टैक्स पेयर हैं इस भारत में, वो डायरेक्ट टैक्स तो देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में भी हम हर दिन बड़ी संख्या में टैक्स भरते हैं। और उसी इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में देने वाले लोग में से 80 करोड़ लोग भी आते हैं। लेकिन 150 करोड़ की लगभग आबादी वाला देश, 80 करोड़ परिवार को अगर भारत सरकार मुफ्त अनाज दे रही है, राशन कार्डधारी 80 करोड़ लोग हैं, तो आप देश की जनसंख्या कितनी हो सकती है आप समझ लीजिए कि अगर एक परिवार एक कार्ड के धारक के रूप में एक परिवार है तो इस देश की जनसंख्या क्या है। इसका यह सीधा मतलब है कि भारत सरकार अब तक देश के सही लोगों की और सही नागरिकों को अन्न नहीं दे रही है, इसमें गुमराह करने वाली भी नीतियां शामिल है, जिसका भार सीधे तौर पे टैक्स पेयर के ऊपर आता है। आप एक कार्ड के पीछे यानी एक परिवार पे अगर 3 लोगों को मानते हैं तो भी 250 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या होनी चाहिए भारत सरकार के अनुसार। लेकिन 80 करोड़ 81 करोड़ बताया गया है कि लाइसेंस है, और उसके बावजूद जिनके पास राशन कार्ड है वगैरह, और 150 करोड़ आबादी, लगभग 135 करोड़ आबादी कही जाती है, हम इसे 150 के ही आंकड़े पे लेकर चले, फिर भी यह देखा जाए तो सरकार झूठ फ्रेब के अलावा कुछ नहीं कर रही है। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि जो करदाता हैं जो डायरेक्ट रूप से भी टैक्स देते हैं उन लोगों पे इतना अत्याचार क्यों? उनके लिए एक समय निर्धारण होता है कि आपको 30 नवंबर तक, 30 मार्च तक, तो 30 अक्टूबर तक आपको टैक्स भर देना, 30 सितंबर तक टैक्स भर देना है, नहीं तो पेनल्टी होगी। अगर टैक्स भरने में और रिटर्न फाइल करने में भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए नोटिस और CBI, ED जैसे इनकम टैक्स कमिश्नर वगैरह की तांता लग जाते हैं। लेकिन उन लोगों को जिनको आप बढ़ाने के लिए गरीब कहते हैं, अति पिछड़ा कहते हैं, अनुसूचित जाति कहते हैं, अनुसूचित जनजाति कहते हैं, अति पिछड़ा कहते हैं, एवं विभिन्न प्रकार के नामों से संबोधन करते हैं, और पिछले 75 सालों से आज तक आप लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि इनकम टैक्स पेयर जो कि समृद्ध लोग हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत कुछ हासिल किया है, अपने घर परिवार को और समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनके ऊपर ही विभिन्न प्रकार से टैक्स लगा करके उनसे ही और खून चूस लिया जाए। आखिर यह कौन सी परिस्थिति है? भारत की राजनीति इतनी सबल क्यों है कि भारत के प्रशासनिक और राजनीतिक लोग और संसद में बैठे हुए संवैधानिक तौर पे जो लोग हैं, और संविधान के तहत आज संविधान दिवस है, मैं इसी संबंध में इस पे बात रखने आया हूँ। और यह देश का सबसे अहम पार्ट है, देश के संचालन में
करदाता ही सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी राजनीतिक दल अपने पॉकेट से, क्योंकि राजनीतिक दल चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, मायावती की पार्टी हो या किसी की भी पार्टी हो, शरद पवार की पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल देश के कंट्रीब्यूशन में कोई भी योगदान नहीं देते हैं। जबकि राजनीतिक दल कि जब विधायक और सांसद और राष्ट्रपति बनकर जाते हैं तो देश के संसाधनों पे ही ऐश करते हैं और उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। जबकि राजनीतिक दल जो कि जिम्मेवारी उनकी बनती है, सदन में बैठे हुए लोग जो देश के कर्ता धर्ता है, संवैधानिक रूप से अपने आप को मजबूत बना लिया है, वही टैक्स पेयर नहीं होते हैं इस देश के। उनकी पार्टियां टैक्स पेयर नहीं होती है। आप समझ के देखिए कि जनता के पैसों का, यानी कि आम लोगों के पैसे का, और खास करके उन टैक्स पेयरों का जो सामान्य रूप से इस देश को कंट्रीब्यूट करते हैं देश की तरक्की के लिए। आप विभिन्न प्रकार से सरकारें नोचने खसोटने का काम करती है, हमारे जीने के अधिकार को भी छीन लेती है। आप समझ के यह देखिए कि जो टैक्स पेयर है उनके साथ प्रशासनिक और राजनीतिक लोगों का क्या व्यवहार होता है। जैसे जैसे लोग बड़े और सामान्य रूप से एक मिडिल क्लास के लोग जो टैक्स पेयर हैं उनके साथ तो और भी अत्याचार होता है। पुलिस के और जिलाधिकारी प्रशासनिक तौर पे जो लोग आते हैं उनकी भाषाएं क्या होती है, उनके साथ उनका संबंध क्या होता है। इसलिए मेरा अपना एक मानना है कि आज यह पहली बार ऐसा होगा कि मैं इस बात को रख रहा हूँ कि भारत में अलग से इनकम टैक्स करदाताओं का एक अलग से आइडेंटिटी बने और उनके साथ जो भी नौकरशाह हो या राजनेता हो, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, कांस्टेबल क्यों न हो, या किसी विभाग के चपरासी हो, कर्मचारी हो, ये सब जो नौकरशाह की श्रेणी में आते हैं, जनप्रतिनिधि अपने आप को कहते हैं, ऐसे लोग उनके साथ टैक्स पेयर के साथ, चाहे वो 1 रुपया कंट्रीब्यूट सीधे तौर पे डायरेक्ट टैक्स के रूप में जमा करता हो या 100 करोड़, उनके साथ एक समान व्यवहार करने की नीति बने, उनका एक अलग से आइडेंटिटी बने, उनके फ़ोन नंबर में एक ऐसी आइडेंटिटी हो कि किसी को अगर अधिकारी पदाधिकारी राजनेताओं को फ़ोन कर दे तो वह सबसे पहले उसे प्राथमिकता दे। इसलिए प्राथमिकता दे कि मैं यह नहीं कहता हूँ कि देश में इनको अलग से कुछ सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन ये करदाता जो देश को कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए सरकार को एक सिस्टम बनाने की जरूरत होगी। संसद और संविधान मिलकर यह तय करे कि जो भारत के टैक्स पेयर हैं उन्हें एक बेहतर सुविधा मिले, ताकि और देखिए सुविधाएं मिलेंगी, रास्ते खुलेंगे, बैंकिंग सिस्टम में मदद मिले, आर्थिक रूप से अगर जो भी टैक्स पेयर है उनको मदद मिले तो वो आज अगर 10 लोगों के एम्प्लॉय के साथ काम करते हैं तो 1000 लोगों तक वो पहुंच सकते हैं, 10,000 तक पहुंच सकते हैं, 10 लाख तक पहुंच सकते हैं एम्प्लॉय के साथ। यानी कि रोजगार क्रिएट करने की क्षमता उन्हीं के अंदर है जो भारत में टैक्स पेयर है। अदर जो भी लोग हैं वो खाना पूर्ति और अपने जीवन में ही मशगूल हैं और सरकार के अनुदान के लिए ही वो बेचैन है। इसलिए एक समुचित व्यवस्था इनकम टैक्स पेयरों के लिए होनी चाहिए कि उन्हें अलग से एक आइडेंटिटी मिले और उनके फ़ोन से जब किसी को फ़ोन जाए या अपनी आइडेंटिटी वो किसी को दे तो यह सुनिश्चित हो, यह बात स्पष्ट होनी चाहिए सरकार के माध्यम से, और कि जो भी इनकम टैक्स पेयर अगर आपके कार्यालयों में या फ़ोन करते हैं तो उनकी बातों को प्राथमिकता से गंभीरता से लेते हुए उनकी बातों को सुने और उनको सहयोग करें। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी टैक्स पेयर आपराधिक छवि के होते हैं या अपराध के दायरों में आते हैं तो उनके साथ अपराधी साबित होने तक सबसे पहले उन्हें कॉर्पोरेट तरीके से और टैक्स पेयरों को भी कॉर्पोरेट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ प्रशासनिक और पुलिस के लोग उनके साथ व्यवहार गलत ना करें। इंक्वायरी के नाम पे गलत सिस्टम ईजाद न हो, उन्हें बदनाम करने की जो नीति लाई जाती है वो त्वरित रूप से बंद होनी चाहिए। एक टैक्स पेयर जो देश को कंट्रीब्यूट करता है, आपस में आने वाले लोगों को दान देता है, कोई भी अगर कभी भी पहुंच जाता है तो उसे 5 रुपये से लेकर 5 करोड़ और 500 करोड़ तक का दान देता है, उसके साथ व्यवहार प्रशासनिक तौर पे पुलिस व्यवस्था और ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं का एक सभ्य तरीके से होना चाहिए, उसके लिए व्यवस्थित कानून हो।
यह कानूनी व्यवस्था जो कि सबों के लिए लागू होने वाली जो परिस्थिति है वह भारत के प्रियम्बल में ही नहीं है। हम भारत के लोग, यह कहानी भारत के संविधान में मात्र एक किताब के कागजों में अंकित कर दी गई है, लेकिन धरातल पे और भारत के संविधान संसद जो कि राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है, प्रधानमंत्री के उसके नेतृत्व में, उसमें कहीं भी भारत के संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका नजर नहीं आती है। इसलिए करदाताओं के लिए एक अलग से सुव्यवस्थित और व्यवस्थित सरकार एक नियमावली बनाए ताकि करदाताओं को सहूलियत हो, करदाताओं के साथ मानवीय व्यवहार हो और करदाताओं के लिए एक अलग आइडेंटिटी हो, ताकि उन्हें एक अलग सुविधा मिल सके, ताकि उस देश को और भारत जैसे राष्ट्र को अमेरिका, लंदन, जापान जैसे राष्ट्र के साथ से भी हम आगे ले जाने की क्षमता रखने वाला देश, हम औद्योगिक क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, हम सभी क्षेत्रों में एक बेहतर रूप से काम कर सकते हैं। हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास अर्थव्यवस्था की अच्छी पूंजी है। हम क्यों 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के चक्कर में हैं? हम 100 ट्रिलियन डॉलर क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? अमेरिका हमसे बहुत छोटा देश है, फिर भी वो 25 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर की अर्थव्यवस्था रखता है। तो हम उससे कंपटीशन नहीं करते हैं, हम पाकिस्तान से कंपटीशन करते हैं और हमारे देश के राजनेता पाकिस्तान को अपना दुश्मन बताते हैं और दिन रात हिंदू मुस्लिम के नाम पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हम खड़े होते हैं। हम चाइना की तरह क्यों नहीं बन करके इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी का ईजाद करते हैं? यह क्षमता हमारे देश में है। यही मैं कहना चाहूँगा कि टैक्स पेयरों को अगर मदद मिले, सहयोग मिले, तो वो इस देश को अथाह संभावनाओं के साथ आगे बढ़ा सकते हैं और भारत को एक दशक के अंदर दुनिया का सर्वोच्च ताकत बना के दिखाने की क्षमता है। अगर हमारे राजनेता और प्रधानमंत्री अगर विदेशी कंपनियों और विदेशी नीतियों के तहत अगर षड्यंत्र में नहीं शामिल हों तो देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को लेकर मेरी बहुत ही गहन चिंतन है, आप सभी का इस पे मुझे टिप्पणी चाहिए ताकि यह समझ में आए कि टैक्स पेयरों के प्रति और आम लोगों के प्रति हमारी जो भावनाएं हैं उसे सुदृढ़ करने में और भी जो कमी बेसी रह जाती है उसे और मजबूत किया जाए। देश को समझने के लिए आप सभी को अपने देश को कंट्रीब्यूट करने के लिए टैक्स के रूप में अपनी सहभागिता जरूर दीजिए, इससे देश मजबूत होता है। लेकिन टैक्स पेयरों को अपना अधिकार मिलना चाहिए, इसके तरफ भी हमें खास मुखातिब होना होगा। तो एक बार फिर से पुनः आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। भोजन, कपड़ा, पानी पुनः एक महत्वपूर्ण आपके बीच दोबारा आया हूं और इसलिए आया हूं कि या किसी भी व्यक्ति का जो मानव है या जिसमें जीव है, वैशाली जिला बोल सकता है, रह सकता है, या किसी भी प्रकार के नेतृत्व में जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड संचालित होता है